आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 34,63,972 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 62,550 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। भारतीय सेना से सबूत मांगने वालों पर तमाचा, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के मारे जाने का पहला प्रमाण आया सामने। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून की रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस झड़प में चीन के 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर सामने आई थी, लेकिन चीन ने इस खबर से इनकार कर दिया था। लेकिन अब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के मारे जाने का पहला प्रमाण सामने आया है। दरअसल चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर एक न्यूज चैनल के हाथ लगी है। कब्र में साफ तौर पर लिखा है कि 19 साल के सैनिक की मौत जून के महीने में भारतीय सीमा पर हुई थी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर को भले ही चीनी सेना ने छुपा लिया हो, लेकिन अब चीनी सैनिकों के मारे जाने का प्रमाण दुनिया के सामने खुद चीन ने ही दे दिया है। चीनी सेना के एक सैनिक की कब्र की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि उसकी मौत भारतीय सीमा पर जून के महीने में हुई है। और अभी तक चीनी सेना ने आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं किया है कि इस खूनी झड़प में उसके कितने सैनिक हताहत हुए थे, जबकि भारतीय सेना ने महज कुछ घंटे के भीतर ही अपने सैनिकों की शहादत की खबर जारी कर दी थी। कब्र पर इस सैनिक का नाम चैन शियांगरोंग लिखा है, जो फुजियान प्रांत के पिगनान का रहने वाला है। सैनिक का जन्म दिसंबर 2001 में हुआ है और मौत जून 2020 लिखी है। चीनी भाषा में लिखा है कि उसकी मौत बॉर्डर पर भारत के खिलाफ लड़ते हुए हुई है। कब्र पर यह भी लिखा है कि सैनिक को चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से फर्स्ट क्लास मेरिट का प्रशस्ति पत्र मिला है। आपको बता दें कि चीन में CMC सबसे बड़ी सैन्य संस्था है, जिसके चेयरमैन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद हैं। आपको बता दें कि 15-16 जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे और 96 सैनिक घायल हुए थे। हालांकि अब चीन में भी लोग चीनी सैनिकों की शहादत को लेकर सरकार से सवाल जवाब करने लगे हैं। चीनी सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि क्या विडंबना है, मुझे लगा था कि भारत के साथ हुई झड़प में चीन का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको भारतीय सेना और सरकार पर विश्वास है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, आदित्य ठाकरे ने दिया इस्तीफा, ट्विटर की प्रोफाइल से हटा दी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री होने की बात। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्विटर प्रोफाइल से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री की बात को हटा दिया है। इसके बाद अटकलें लगने लगी है कि आदित्य ठाकरे सरकार से इस्तीफा देने वाले हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर सुशांत केस में आदित्य ठाकरे का नाम खूब उछाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के कनेक्शन की बात भी कही जा रही है। कोई भी शिवसेना वाला गया था, सुन लो उद्धव ठाकरे, 9 तारीख को पता करो कौन कौन गया था। क्या अगर शिवसेना के कोई निकले इसमें, तो उद्धव ठाकरे सरकार तुम्हारी जाएगी, कुर्सी तुम्हारी जाएगी, पूरे दुनिया के लोग तुमको सवाल करेंगे। रिया चक्रवर्ती ने सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और रिया के मुताबिक वो आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन और पर्यावरण विभाग का जिम्मा उठाने वाले आदित्य ठाकरे ने अपने प्रोफाइल से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री की बात को हटा दिया है। अगर सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो इसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर आदित्य ठाकरे को लेकर तमाम पोस्ट किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर लोग सुशांत के केस में किसी को बचाने की कोशिश करने का आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे के मुताबिक सरकार की सफलता और बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर सुशांत केस को लेकर गंदी राजनीति की जा रही है। बिना कारण ठाकरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, आपको महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर भरोसा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, एक बार फिर 2 टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान। POK में चीन और इमरान खान ने कर दी है आखिरी गलती। जी हाँ दोस्तों, जिनपिंग की दोस्ती में इमरान खान ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि मुल्क में सिविल वॉर छिड़ गया है। ड्रैगन से सौदा करने के बाद इमरान खान POK के लोगों के सपने कुचल रहा है। POK में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग छिड़ गई है। वहीं बलूचिस्तान अब किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। सिंध भी पाकिस्तान से अलग होने की कागार पर है और ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान का नक्शा आधा हो सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश के अलग होने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में बगावत
बगावत की आग इमरान और आर्मी चीफ बाजवा के गले की फांस बन गई है। पीओके की सड़कों पर बोर्ड लग चुके हैं जिनमें लिखा है कि हम हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं। बता दें कि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद को पाकिस्तान ने मानो बेच दिया है और अगर चीन ने इसे इस कदर कुचला है कि पीओके के लोगों के पास खिलाफत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। संदेश साफ है कि अब पीओके चुप नहीं बैठने वाला और अरसे से उबल रहा है और अपने लावे से इमरान और जिनपिंग दोनों को जला देगा। दोस्तों, खूबसूरत पीओके में दो नदियां बहती हैं, नीलम और झेलम। दोनों में यहाँ के लोगों की जान बसती है क्योंकि दोनों की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है और पीओके की इन्हीं नदियों में ड्रैगन ने डाका डाल दिया है। चीन ने इन दोनों नदियों पर बड़े बांध बनाने का काम शुरू कर दिया है। डील के मुताबिक 2026 तक निर्माण का काम पूरा होना है, लेकिन उससे पहले ही पीओके में बगावत की आग भड़क चुकी है। दोस्तों, इस बांध का उद्घाटन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया था और उस वक्त इमरान खान ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन इमरान के वादे भी चीन के सामान की तरह नकली निकले, जिसमें आवाम में जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीनी कंपनियों की परियोजनाओं को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। वैसे यह हद ही है कि पीओके को रेल मार्ग और सड़क मार्ग का सपना दिखाते दिखाते उनके छोटे छोटे ख्वाब तक चीन ने लूट लिए। चीन जिन थालियों में खाता है उसी में छेद कर जाता है। जब से पाकिस्तान चीन का गुलाम हुआ है तब से पीओके में लोगों पर अत्याचार बढ़ गया है। पीओके के लोगों से गैरों जैसा व्यवहार, सरकारी नौकरियों में भेदभाव, स्कूलों में इस्लाम के बारे में पढ़ाने का दबाव, आवाज उठाने वालों को उम्र कैद दे दी जाती है और जगह जगह चलते हैं आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप। और साथ ही पीओके के प्राकृतिक संस्थानों को जिनपिंग के हवाले कर रहा है, जिससे यहाँ की आवाम ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान में रहकर उनके हक की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने जिनपिंग और इमरान की जहरीली दोस्ती के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ दी है। दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद क्या भारत को पीओके को हिंदुस्तान में शामिल कर लेना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए ये अगली खबर। दोस्तों, अब मर्दों के लिए बनी है बिकनी, ऑनलाइन बिक्री शुरू, इतनी है इसकी कीमत। दोस्तों, अब तक आपने महिलाओं के लिए बिकनी के बारे में देखा, सुना या पढ़ा होगा, लेकिन अब पुरुषों के लिए भी बिकनी आ गई है जिसे ब्रोकनी नाम दिया गया है। पुरुषों के लिए ये बिकनी वन शोल्डर वाला है जिसे ब्रोकनी नाम दिया गया है। इसे कनाडा के टोरंटो में दो लड़कों ने मिलकर इजाद किया है। टोरंटो में दो लड़कों ने मिलकर लड़कों के लिए स्विम वेयर की एक कंपनी शुरू की है। पुरुषों के लिए बीच वेयर की ये फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है जो वायरल हो रही है। ये पुरुषों के लिए बिकनी है। ये भले ही दिखने में स्टाइलिश है, पर इसे पहनने के बाद आपको जरूर शर्म व निराशा ही हाथ लगेगी। इसके निचले हिस्से में अंडरवियर का आकार दिया गया है। वेबसाइट पर इसकी तस्वीर भी जारी कर दी गई है जिसमें इसकी प्राइस $45 बताई गई है। इसके डिजाइनर ने बताया कि हम मेंस वेयर में ऐसा स्विम वेयर चाहते थे जिसे पहनकर बीच पर भी घूमा जा सके। उसने आगे बताया कि ब्रोकनी कोविड के समय में भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसे पहनने के बाद आप लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस बिकनी डिजाइनर को कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। और अब जानिए, अब नहीं बच पाएगी जनता। 5 लाख कैमरों से होगी आपकी निगरानी, बिना मास्क के निकले तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में देश में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब देश में 5 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की खासियत ये होगी कि ये कैमरा आसानी से लोगों पर निगरानी रखेगा, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों के पालन का भी ध्यान रखते हैं। आपको बता दें, प्रशासन का कहना है कि इस उपाय से महामारी के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने में बड़ी मदद मिली। अब बिना मास्क कोई भी बाहर निकलता है तो उस पर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। हालांकि बड़े स्तर पर इस सर्विलांस की आलोचना भी हो रही है। एक नागरिक सिर्फ घर पहुंचते पहुंचते ही 50 कैमरों में कैद हो चुका होता है। दोस्तों, आपके यहाँ भी सरकारी कैमरा लगा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, ये है नरेंद्र मोदी सरकार की नई योजना, पेट्रोल डीजल पर नहीं करना होगा खर्चा। दोस्तों, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। हालांकि चाइना से चल रहे सीमा टकराव के बाद सरकार ने दूसरे राष्ट्रों से आयात की बजाय हिंदुस्तान में विनिर्माण क्षेत्र में खुद के पैरों पर खड़े होने पर जोर दिया है। इस कड़ी में सरकार सौर ऊर्जा से चलने वाली कारों को बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार देश में सोलर कार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई नीति का खाका तैयार किया है, जिससे देश में सोलर कार निर्माण के ऑटोमोबाइल कंपनियों को आकर्षित किया जा सके। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो प्लान बनाया है उसके तहत ऑटो कंपनियों को टैक्स में छूट, सब्सिडी, सस्ता कर्ज व सस्ती जमीन मुहैया कराई जाएगी, जो सोलर कार निर्माण के लिए देश में प्लांट में दिलचस्पी दिखाएंगे। साथ ही अब इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ गई है।
दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान साल 2021 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन मार्केट बन सकता है। ऐसे में सोलर एनर्जी के मार्केट को लेकर सरकार को बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। देश में फिलहाल टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स और महिंद्रा जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों के पहले से ही सोलर प्लांट्स हैं। अब जानिए, भारत में बनेगा आईफोन, एप्पल ने चीन से समेटा अपना कारोबार। दोस्तों, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल चीन से अपना कारोबार तेजी से समेटकर भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों की तरफ रुख कर रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी के इस फैसले के पीछे की वजह कोरोना है। ऐसे में भारत उनके लिए सबसे बढ़िया देश बनकर उभरा है, जहां न सिर्फ कारोबार की असीम संभावनाएं हैं, बल्कि एप्पल प्रोडक्ट की बिक्री के लिए दुनिया का बड़ा मार्केट मौजूद है। दरअसल चीन से दुनिया भर में कोरोना के पहुंचने और महामारी बनने के बाद से ही एप्पल जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्शन को चीन से अन्य देशों में शिफ्ट कर रही है। जानकारों की माने तो लोकल निर्माण से आने वाले वर्षों में एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते भी हो सकते हैं। और अब जानिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को अपनी दवा का ट्रेडमार्क कोरोनिल रखने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने 23 जून 2020 को कोरोनिल दवा पेश करते हुए दावा किया था कि उसने कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज ढूंढ लिया है। हालांकि कोरोनिल के लॉन्च के कुछ घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय ने दवाई के प्रचार पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने दिव्य कोरोनिल टैबलेट पर सवाल उठाते हुए कहा कि पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं, बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। इसके बाद कई राज्यों ने दवा की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल को लेकर सफाई दी और कहा कि हमने कोरोना की कोई दवा नहीं बनाई है। उत्तराखंड के आयुष विभाग को भेजे गए नोटिस के जवाब में पतंजलि की ओर से कहा गया कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा बनाने का कोई दावा नहीं किया है। हमने कोई भी कोरोना वायरस की दवा नहीं बनाई है, हमने वैसी दवाई बनाई है जिससे कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद पर 10 लाख जुर्माना लगाते हुए कोरोनिल ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। हालांकि इसके बाद 2 जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया और पतंजलि को ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने की अनुमति दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। दोस्तों, आपको रामदेव की दवाई पर भरोसा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए दोस्तों, देश में खुलने जा रही है पहली ऑनलाइन उधार की दुकान। ग्राहकों को अभी खरीदो, भुगतान बाद में की होगी सुविधा। जी हां दोस्तों, फिनटेक कंपनी क्रेडिट कार्ड फिनकॉम नाम से देश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आई है जो पहली ऑनलाइन उधार की दुकान होगी और इसकी शुरुआत 28 अगस्त से हो चुकी है। देश में ग्राहकों को अब अभी खरीदो, भुगतान बाद में की सुविधा प्राप्त होने जा रही है, वो भी बगैर ब्याज या प्रोसेसिंग फीस की ही खरीदारी कर सकेंगे। कंपनी ने बताया कि आर्थिक दृष्टि से फिनकॉम अर्थात कॉमर्स और फाइनेंस का मिश्रण बहुत आवश्यक हो गया है। इससे गति और आरामदायक अनुभव दोनों ही मिलते हैं, जिसके कारण ग्राहकों को सीधा उधारी की सुविधा मिल सकेगी। वहीं इसमें 0% ब्याज दर होगी, किसी भी प्रकार का डाउन पेमेंट या प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। जिसके पास स्मार्टफोन है वे अब आसानी से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शॉपिंग कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर कपड़े, फुटवेयर, बैग, एक्सेसरीज, घर संबंधी वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि उपलब्ध होगी और देश के 26,000 से अधिक पिन कोड पर वस्तुओं